नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुमित अवस्थी हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। शाम के 7 बजने ही वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन कहानियों के साथ जिन पर आज आपने वोट कर अपनी पसंद हमको बताई है। सबसे पहली कहानी थी शिक्षा में कटौती का सच। पूरा बवाल शिक्षा को लेकर तो मचा हुआ है। किताबों से लेकर क्लासरूम तक क्या सब कुछ ठीक चल रहा है अपने देश में? इस खबर को 15% लोग देखना चाहते हैं। आगे डिटेल में पूरा डेटा आपके सामने रखता हूं। दिल्ली पुलिस से 5 सवाल पूछे हैं जिसे लेकर पूरे देश में आज बवाल मचा हुआ है। इस खबर को देखने के लिए 20% लोगों ने अपना वोट दिया है। आगे डिटेल में एक एक तस्वीर का पोस्टमार्टम करते हैं। अयोध्या पर नया संकट क्या है, इस खबर को 25% लोग देखना चाहते हैं। 7:28 पर डिटेल में अयोध्या का और ट्रस्ट का कितना ट्रस्ट लौटेगा इस पर बात करेंगे। और आज जो खबर सबसे ज्यादा आपके वोट पाकर नंबर 1 बनी है वो है कि कल प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देने के बाद आज काली ड्रेस में कांग्रेस पार्टी क्यों पहुंची। संसद से सड़क तक कहां पर ये पूरा कलेश मचा हुआ है, इस खबर में बहुत दिलचस्पी है। 40% लोगों ने इस खबर को देखने में दिलचस्पी दिखाई है, वोट दिया है। और यही चक्रव्यूह की आज की कवर स्टोरी भी है। एक तरफ दिल्ली का बेतुका मौसम, जहां जंतर मंतर पर कभी भीषण गर्मी तो कभी भारी बारिश हो रही है। और इन सब के बीच कठिन परिस्थितियों में देश का युवा अपनी मांग पर अड़ा है कि पेपर लीक के मसले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय हो और उनका इस्तीफा हो। तो दूसरी तरफ देश की संसद में भी समूचा विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। सड़क पर लाठियां हैं तो संसद में नारों के तीर हैं। मुद्दा एक, मांग एक, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। लेकिन सरकार का रुख भी साफ है कि पेपर लीक पर चर्चा तो कर लो, इस्तीफा नहीं होगा। यानी टसल, टकराव, तनाव और अब आक्रोश। और यह सिर्फ एक गुस्सा नहीं रह गया है, बल्कि सड़क से लेकर संसद तक आर पार का रण बन चुका है। जंतर मंतर से संसद की दूरी करीब 2 किलोमीटर की होगी, लेकिन यहां पर गूंजती युवाओं की आवाज और उसकी धमक संसद के हर कोने में साफ साफ सुनाई दे रही है। संसद में आज कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा, सदन में अब चर्चा तभी होगी जब पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। लेकिन सरकार इस बात पर टस से मस होती नहीं दिखती। विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं। उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। राज्यसभा में भी हंगामा रहा, लोकसभा में भी हंगामा रहा। वहीं कांग्रेस की मांग कि पहले इस्तीफा होगा फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन पक्ष विपक्ष की लड़ाई में समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा में मोर्चा खुद अखिलेश यादव ने संभाला और मोदी सरकार से इस पर जवाब तलब किया। आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया क्या? समझौता कर लिया आपने क्या? आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात अध्यक्ष मैंने ये युवा छात्र नौजवान हम सब पे हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है? इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और अध्यक्ष महोदय हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। दरअसल नीट
पेपर लीक का मामला हो और छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में विपक्ष ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सभापति ने इसे खारिज कर दिया। राज्यसभा का यह नियम देश के बेहद गंभीर मुद्दों पर तुरंत बहस शुरू करवाने की इजाजत देता है और अगर सभापति मंजूरी दे दे तो उस दिन का बाकी कामकाज रोककर पहले इस जरूरी मुद्दे पर बहस हो सकती है। सभापति का कहना है कि हर मुद्दे पर नियम 267 का कानून लागू नहीं हो सकता, इसीलिए सभापति ने विपक्ष की मांग को राज्यसभा में खारिज कर दिया। इस विषय पर अल्पकालिक चर्चा जैसे दूसरे सामान्य नियमों के तहत चर्चा हो सकती है, ऐसा हरिवंश जी ने इच्छा जताई है। भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए आज स्थगित कर दी गई, यानी तीसरा दिन भी संसद में कामकाज नहीं हुआ। तैयार है, क्या कहेंगे आप? हम जर्मन मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से और जर्मन मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं। तो कल पीएम आवास के पास विरोध प्रदर्शन के बाद आज राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम सांसद काले कपड़े ब्लैक क्लोथ्स में संसद पहुंचे थे विरोध जताने के लिए। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन में संसद की कार्रवाई शुरू होने के पहले मकर द्वार पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, बैनर पोस्टर लिए नारेबाजी। सिर्फ संसद भवन में ही नहीं, मंगलवार को राहुल और प्रियंका समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में आज देश भर में कई राज्यों में कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी मुख्यालय के बाहर पहुंचे वो। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन के जवाब में हल्ला बोला। देश के अलग अलग शहरों में किसी भी तरह से कांग्रेस का जो हमला है, जो विरोध प्रदर्शन है, वो बीजेपी पर हावी ना हो, इसीलिए बीजेपी ने भी जमकर प्रदर्शन किया। कोई भी किसी भी कीमत पर इस सियासी संजीवनी को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि मामला युवाओं का है। लिहाजा उत्तर से लेकर दक्षिण तक सड़क पर उतरी कांग्रेस का संदेश बहुत साफ है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और नीट धांधली पर जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक आंदोलन की आग ठंडी नहीं होने दी जाएगी। ये अलग बात है कि आंदोलन की भट्टी में तब कर कांग्रेस कुंदन की तरह कितना निखर कर आएगी, ये तो वक्त पे पता चलेगा। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी भी है, जो आंदोलन के जरिए कांग्रेस युवाओं की आवाज़ अब बनना चाह रही है। सीजेपी के आंदोलन पर कांग्रेस राइड कर रही है, ये इल्ज़ाम भी कांग्रेस को लग रहा है। तो दूसरी तरफ सरकार इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है। जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कल मेदांता अस्पताल में जाकर सोनम वांगचुक से मिले थे। इसके बाद आज सोनम वांगचुक ने मेदांता से जेपी नड्डा को एक पत्र भी लिखा है। इसमें सोनम वांगचुक लिखते हैं कि अगर सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा की जाए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर पूरे इत्मीनान से विचार किया जाए और छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उनको वापस ली जाए, तो वो अनशन खत्म कर सकते हैं और छात्रों से आंदोलन वापस लेने की अपील कर सकते हैं। आपको याद होगा कि परसों जेपी नड्डा ने सीजेपी के नेताओं के साथ अपने घर पे मुलाकात की थी। हालांकि आज भी कहा गया सरकार की तरफ से कि वो दूसरे दौर की बातचीत के लिए सीजेपी से मिलना चाहती है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के इन युवाओं ने साफ कर दिया कि वो सरकार के इस प्रस्ताव को नहीं मानते हैं। सीजेपी का कहना है कि अब जो भी बात होगी वो सरकार के मंत्री के घर पर या दफ्तर में नहीं होगी, वो अब सीजेपी के मंच पर होगी या न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। सुबह फिर से पुलिस वाले हम लोगों के पास रीच आउट किया, उन लोगों ने बोला कि जेपी नड्डा जी हम लोगों से बात करना चाह रहे हैं, तो उनके घर बुलाया। हमने सरासर मना कर दिया कि हम लोग किसी के घर नहीं जा रहे, हम लोग किसी के ऑफिस नहीं जाएंगे। जनता का दरबार यहाँ लगा हुआ है, जनता के बीच आना चाहिए मिनिस्टर्स को। अगर उनको बात करनी है तो बातचीत जंतर मंतर पे होगी। तो सरकार भी सोनम वांगचुक से बात कर रही है। और इस बीच एक और खबर आई है, विपक्ष के कई सांसद सोनम वांगचुक, जो कि अब पुलिस की किसी भी तरह की कैप्टिविटी में नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में मेदांता में पहुंच गए। वहां पर विपक्ष के सांसद सोनम वांगचुक से मिलने मेदांता अस्पताल पहुंचे। वहां की तस्वीरें हैं।
संजय सिंह को आप देख पा रहे हैं, आपके सांसद राजीव राय दिखाई दे रहे हैं, सपा के सांसद। हालांकि पुलिस ने सभी सांसदों को मेदांता अस्पताल के बाहर गेट पर रोक दिया है, जिसके बाद पुलिस और विपक्षी सांसदों में वहां पर बहस होती भी दिखाई दी है। सांसद सोनम वांगचुक से मिलने पर अड़े हैं, तो पुलिस का कहना था कि सिर्फ परिवार के लोग ही उनसे मिल सकते हैं। इसके बाद संजय सिंह, प्रिया सरोज, इकरा हसन समेत कई सांसद वहीं गेट पर धरने पर बैठ गए। यानी अभी भी तनाव बना हुआ है। परसों तक जिस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को मोदी सरकार हल्के में ले रही थी, कॉकरोच कहकर युवाओं का मजाक उड़ाया जा रहा था, कभी उन्हें बदबूदार कहा जाता तो कभी गंदगी में रहने वाला जीव कहते, वो तमाम लोग वो आज अपने रुख में सीजेपी के लिए नरमी लेकर आ गए हैं। बातचीत भी कर रहे हैं, बातचीत करके रास्ता निकालने की कोशिश करने वाले नेता के तौर पे दिखना भी चाहते हैं। तभी तो महीने भर तक जिन कॉकरोचों को इग्नोर किया गया, कॉकरोचों को, वो 20 जुलाई को उमड़ी हजारों युवाओं की भीड़ को देखकर बातचीत के जरिए अब समाधान के तर्क ढूंढ रहे हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी अब अपनी मांगों को लेकर ज्यादा फर्म हो गई है, ज्यादा जिद पर अड़ी है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बयान दिया कि उनके आंदोलन से सरकार हिल गई है और अब ये आंदोलन जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, खासकर इस्तीफे की, तब तक जारी रहेगा। जिस देश में लोग सवाल पूछना भूल गए थे, जिस देश में सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार से सवाल करने को देशद्रोह मान लिया था, उस देश को हमने अब फिर से जगा दिया और अब ये देश उनसे सवाल कर रहा है। अब हम इनसे डर नहीं रहे, इनकी आंख में आंख डालकर बात करेंगे। इसमें कोई गुरेज नहीं कि सरकार ने अपने रुख में बदलाव लाया है, नरमी करने के संकेत दिए हैं, बातचीत के रास्ते खोल रही है। छात्रों के साथ भी बातचीत की जा रही है, इन युवाओं के साथ सीजेपी के और सोनम वांगचुक के साथ भी बातचीत कर रही है। जो बीते 1 महीने में नहीं हो रहा था, बीते 48 घंटों में ये 2 बड़े डेवलपमेंट सरकार के रुख में दिखाई दिए। यहाँ तक कि सदन में भी चर्चा के लिए सरकार दिखाई दे रही है। जंतर मंतर पर आज भी, इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रदर्शनकारियों की, युवाओं की, स्टूडेंट्स की अच्छी खासी भीड़ मौजूद है। रात भर लोग वहां पर जमा है। आम जनता के साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी को सियासी समर्थन मिलना भी जारी है। केजरीवाल हो या उद्धव ठाकरे हो, सब जंतर मंतर पर जाकर मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। शरद पवार भी वहां पहुंचे थे और भी तमाम नेता। इस बीच मराठी आंदोलन में, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के एक बड़े मराठा आंदोलन के नेता रहे मनोज जरांगे पाटिल, वो भी आज जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके के साथ दिखाई दिए। अभिजीत दीपके क्योंकि महाराष्ट्र से आते हैं, तो महाराष्ट्र के नेताओं का दौरा जंतर मंतर पर काफी बड़ा है। अब से थोड़ी देर पहले बताया गया कि डीएमके की सांसद एमके कनिमोझी भी अब जंतर मंतर पहुंच गई हैं। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है। पिछले कई महीनों से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस से उनका गठबंधन टूटा है, तो अब डीएमके एनडीए के पाले में जाने को तैयार है। इस बीच एक और जब खबर है, तमिलनाडु से खबर आई है कि सीएम विजय की पार्टी टीवीके, जिनके साथ अब कांग्रेस खड़ी है, वो भी स्टूडेंट्स के फेवर में आ गई है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर बड़ा नेता यहां जंतर मंतर पर हाजिरी लगाने को मजबूर दिखाई दे रहा है। सरकार भी बंद कमरों से निकलकर बातचीत की जहमत उठाती दिखती है। इससे ये बात तो साबित होती है कि युवाओं की आवाज को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी इस वक्त घातक हो सकता है। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार अपना काम नहीं कर पाई, सरकार फेल हो गई। अब जब लोगों ने शिकायत की सरकार से, तो जनता को अपना उसका समाधान नहीं मिला। जब समाधान नहीं मिला तो लोग सड़कों पे उतरे, और जब सड़कों पे उतरे तो उन पे लाठीचार्ज कराया गया और बर्बरता से उनको मारा गया। ये सही नहीं है। इस बीच एक और खबर आई है। अन्ना हजारे ने छात्र आंदोलन पर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाने के बजाय संवाद के माध्यम से समाधान करने के संबंध में यह खत लिखा गया है। अन्ना ने कहा कि किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाता है तो इसे सरकार की सत्ता नहीं चली जाएगी। साथ ही सोनम वांगचुक को जिस तरीके से धरना स्थल से हटाया गया, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के अनुरूप नहीं था। सरकार ने संवाद, संवेदनशीलता और परस्पर समन्वय से माध्यम से बातचीत करनी चाहिए, ये भी अन्ना हजारे ने इस चिट्ठी में लिखा है। इतना ही नहीं, अन्ना ने आंदोलनकारियों के साथ सकारात्मक संवाद की अपेक्षा भी जताई है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की। बात दिल्ली पुलिस पर उठ रहे सवालों की। फलक को जिद है कि वो बिजलियां नहीं गिराएंगे, फलक को जिद है कि वो बिजलियां यहीं गिराएंगे, हमें भी जिद है कि हम आशियां
यहीं बनाएंगे। कुछ ऐसा ही भाव जंतर मंतर से लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट करने वाले सिर्फ छात्रों में नहीं, छात्राओं में, बच्चियों में भी रहा है। नतीजा यह निकला कि लड़के तो लड़के, लड़कियां भी पुलिस की बर्बरता की शिकार हुई। दौड़ा दौड़ा कर परसों के दिन उनको भी पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर युवा बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, युवतियों के साथ बेहद बदसलूकी की गई, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है। तमाम रील, तमाम फोटोज, तमाम वीडियोस वायरल हैं। लेकिन जिस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कानून और शर्म को ताक पर रख दिया था, वो प्रदर्शन भी जारी है और विरोध भी इस वक्त चल रहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस से अब जवाब भी मांगा जा रहा है। ये जो तस्वीरें थी, ये दिन था 20 जुलाई का और जगह थी दिल्ली का सेंटर, जंतर मंतर, उसके आसपास का इलाका। देश ने दिल्ली पुलिस की ऐसी तस्वीर देखी जिसे देखने के बाद हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर ने पूरे देश को क्या, देश के, दुनिया के तमाम लोगों को हिला कर रख दिया है। एक लड़की को, निहत्ती युवती को थप्पड़ मारते दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी दिखाई देते हैं। ये दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। इनका पद है एडिशनल डीसीपी का, यानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और इनका नाम है संदीप लांबा। पहचानिए इनको, इनकी तस्वीर में क्लोजअप में भी आपको दिखाऊंगा, अभी आपको दिखाई देगी। इनके कंधों पर प्रदर्शन के दौरान बड़ी जिम्मेदारी थी। जैसे इनके कंधों पर एक अशोक लगा होता है और एक सितारा लगा होता है, इनके कंधों पर, एडिशनल डीसीपी लांबा साहब के कंधों पर उस दिन एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन ये एक लड़की को थप्पड़ मारकर इन्होंने अपनी मर्दानगी को दिखाने की कोशिश की। अपनी जिम्मेदारियों को इस तरीके से निर्वाह कर रहे थे, वो भी तब जब महिला ने इन पर ना तो हमला किया, ना कुछ ऐसा किया कि डीसीपी साहब को थप्पड़ चलाना पड़ता। देखिए इनको तस्वीर पर करीब से, ये हैं लांबा साहब। अगर ये महिला विरोध कर भी रही थी तो क्या कोई कानून ऐसा है अपने देश में? और अगर मुझे नहीं पता है तो डीसीपी साहब मुझे बता दे। अगर ये महिला कोई बदतमीजी कर भी रही थी, क्या कोई कानून ऐसा है जो किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को एक महिला पर, एक आंदोलनकारी, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाली महिला पर हाथ उठाने का हक देता हो? बिल्कुल नहीं। एसीपी संदीप लांबा पर एक और गंभीर आरोप लगा हुआ है। इनकी फितरत है शायद, ये गंभीर आरोप है। इनके ऊपर यह आरोप है कि सोनम वांगचुक की पत्नी उसी दिन 20 जुलाई को जब वहां पहुंची थी जंतर मंतर पर, उनके बाल खींचने, उनकी पत्नी का नाम गीतांजलि है, गीतांजलि अगोम की बाल खींचने का आरोप भी इन्हीं संदीप लांबा साहब पे लगा। प्रोटेस्ट के दौरान संदीप लांबा का एक और वीडियो और वायरल हुआ जब उन्होंने अभिजीत दीपके का माइक तोड़ दिया था। संदीप लांबा अभिजीत दीपके को ट्रक से नीचे उतरने को कह रहे थे और अब अभिजीत ने उन्हें बोलने के लिए माइक दिया तो संदीप लांबा भयंकर गुस्से में आ गए। ये देश के युवा प्रदर्शनकारी थे जो 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर से निकलकर संसद मार्ग जाना चाहते थे। लेकिन तरीका देखिए। सवाल है कि क्या यही दिल्ली पुलिस के काम करने का तरीका है? क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को यही ट्रेनिंग दी गई है? संदीप लांबा के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लाखों लोगों तक ये वीडियो पहुंच रहे हैं। तो क्या दिल्ली के बड़े पुलिस अधिकारी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पास ये वीडियो अब तक नहीं पहुंचे होंगे? और अगर ये वीडियो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने देखे हैं तो अभी तक एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? दिल्ली पुलिस को शर्मसार करने वाली एक और तस्वीर आपको आज देखनी चाहिए। ये देखता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन में गुस्सा आता है। दिल्ली पुलिस की वर्दी में दिख रहा ये पुलिस वाला कैसे एक महिला प्रदर्शनकारी को डंडे से खदेड़ रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट पर डंडे से हमला किया गया। यह कौन सा तरीका है? क्या इसे भी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या देश की अदालत को ये तस्वीरों को नहीं देखना चाहिए था? जब ये तस्वीरें बताई गई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब क्या हुआ वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन महिलाओं के साथ दिल्ली पुलिस की बदसलूकी देश की संसद से मात्र कुछ ही दूरी पर हो रही थी। लेकिन यह तस्वीर भी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों को, दिल्ली पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी कमिश्नर साहब को नहीं दिखाई दी। वीडियो में इस पुलिस वाले का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि इस पुलिस वाले पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। एक और तस्वीर देखिए, कैसे ये पुलिस वाला एक महिला को गलत तरीके से, बेहुदे तरीके से, जिसको गुंडा कह सकते हैं ना, उस तरीके से हाथ लगा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर एक महिला से बदसलूकी की गई। क्या ये तस्वीर भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने नहीं देखी होगी? और चेहरे पे उस पुलिस वाले को हाथ लगाने के बाद देखिए मुस्कुराहट है। आरोप है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने कील लगी लाठियों से, जी हां, जिन लाठियों पर कील कोने में लगी थी,
उससे प्रदर्शनकारियों को पीटा। ये देखिए वो लाठी। दिल्ली पुलिस इन आरोपों से इनकार करती है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे भी क्या आप इनकार कर सकते हैं? ये तस्वीरें हमने नहीं कैद की, ये अलग अलग मोबाइल फोन्स में, अलग अलग स्मार्टफोन्स में, अलग अलग जगह पर रिकॉर्ड हुई हैं और अब सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। कई प्रदर्शनकारी कील वाली लाठियों से घायल हुए, कई प्रदर्शनकारियों का सर फटा, कईयों का खून बह रहा है, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर है। इसी तरह एक और वीडियो सोशल मीडिया पर है जिसमें एक पुलिस वाला प्रदर्शनकारियों को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है। जी, आजकल पुलिस के पास एक स्टिक है, डंडा है, जिससे करंट निकलता है। इस रॉड को इलेक्ट्रिक बैटन कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल करने की इजाजत किसने दी, ये भी दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा था 20 तारीख को, वहां से सुप्रीम कोर्ट की जो किलोमीटर के हिसाब से दूरी है वो मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर के आसपास होगी। चीफ जस्टिस साहब, देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, हमारे देश के सबसे बड़े जज अधिकारी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने तो यहां तक आज कह दिया कि हमारा समय बर्बाद मत करिए, हम इस मामले को नहीं सुनना चाहते। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से कील लगी लाठियों, इलेक्ट्रिक बैटन और सिविल ड्रेस में पुलिस बर्बरता का जिक्र किया गया। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस और पुलिस के सहयोगियों की तरफ से छेड़छाड़ और अभद्रता की बात भी रखी गई। एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा, इनका वीडियो मैंने आपको दिखाया, उनके थप्पड़ मारते वीडियो का भी आज अदालत में जिक्र हुआ, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने वीडियो फुटेज को संरक्षित रखने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। हम जुलाई में हैं आज, करीब 2 महीने के बाद अब अदालत में इसकी सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था पहली बार, और वहां से कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके ने बनाई थी। यह भी यहां पर याद करना जरूरी है। दिल्ली पुलिस से तो कोर्ट ने जवाब मांग लिया, लेकिन पुलिस के साथ मारपीट हुई, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, इस बात को भी मानना चाहिए कि भीड़ में शामिल कुछ लड़कों ने, कुछ उपद्रवियों ने, कुछ उग्र लोगों ने पुलिस के साथ भी ज्यादतियां की, ये भी सच्चाई है। कई वीडियो ऐसे भी आए हैं जिनमें आरएएफ के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। कानून को हाथ में लेने का अधिकार इस देश में किसी को भी नहीं है, न पुलिस वालों को, न प्रदर्शनकारियों। ये देश संविधान और कानून से चलता है, अदालतों से चलता है। ये देश प्रदर्शनकारियों को भी ये बात समझनी होगी कि भाई आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने निकले थे, मारपीट करने के लिए नहीं। तभी उनकी बात सुनी जाएगी जब वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, और तभी उनको न्याय भी मिल सकता है। दिल्ली पुलिस के एक्शन के विरोध में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अब सामने आ रहे हैं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। शुरुआत करना चाहूंगा मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह के साथ। अरिजीत सिंह ने दिल्ली पुलिस की आलोचना की तो एक फैन उनसे गुस्सा हो गया, लेकिन अरिजीत सिंह ने क्या कहा, बड़ा साफ साफ। अरिजीत सिंह का स्टैंड बहुत क्लियर था। उन्होंने उस फैन को कह दिया, अपनी प्लेलिस्ट से मेरे गानों को डिलीट कर दीजिए, मेरे अस्तित्व को भुला दो, लेकिन मेरी राय परसों की एट्रोसिटीज के बारे में नहीं बदलने वाली है। नोबेल पुरस्कार विजेता देश के जाने माने शिक्षाविद कैलाश सत्यार्थी भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अब सामने आए हैं। कैलाश सत्यार्थी साहब ने लिखा है कि दिल्ली में हुई घटनाओं से मन दुखी भी है और गर्व से भरा भी। लाठी और आंसू गैस के बीच संयम, आक्रोश के साथ अहिंसक बर्ताव और दुख में साहस तथा संकल्प, ये भारत के डीएनए की ताकत है। सरकार को और दिल्ली पुलिस को यह समझना होगा कि 20 जुलाई को जो कुछ हुआ, उसके बाद अगर सवालों के तीर प्रदर्शनकारियों के बजाय उनके ऊपर छोड़े जा रहे हैं तो चूक तो जरूर हुई है। विरोध की आग सिर्फ देश में ही नहीं भड़की हुई है, विदेशी अखबारों में भी लाठीचार्ज की खबरें जो 20 जुलाई को हुआ वो सुर्खियां बनी हुई। 20 जुलाई 2026 की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, प्रदर्शनकारियों का खून बहा लेकिन वो डटे रहे। द गार्डियन ने लिखा, प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, मोदी के विरोध में उतरे राहुल और प्रियंका को हिरासत में लिया गया। बीबीसी ने आज लिखा, पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ उसने सिर्फ आम नागरिकों का भरोसा ही नहीं तोड़ा, बल्कि दुनिया के नक्शे पर देश की साख को भी गहरा धक्का पहुंचाया है। इस बात का ख्याल 140 करोड़ देशवासियों को रखने की जरूरत है ताकि देश का भविष्य और साख दोनों बरकरार रख सकें। और यह बहुत जरूरी है कि प्रदर्शन जो भी चले वो शांतिपूर्ण तरीके से चले। दोनों पक्ष के लोग, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रदर्शनकारी हो, चाहे वो मीडिया हो, सबके साथ सम्मान होना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ प्रदर्शन का ही कोई नतीजा निकल सकता है, वरना तो पूरा का पूरा मामला भटक जाएगा। बात करते हैं आज की अगली एक और महत्वपूर्ण कहानी की। देश का भविष्य लिखने वाली शिक्षा आज किस मोड़ पर खड़ी है? आखिर पेपर लीक कैसे होगा,
ठीक इस बड़े सवाल पर बात करें उससे पहले आपको बता दें कि एक तरफ जहां कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में देश का युवा सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान की बेटी निमिषा प्रधान को भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। ऑनलाइन ट्रोलिंग के बाद निमिषा ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके अमेरिका से LLM की पढ़ाई करने पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। विरोध इस कदर बढ़ गया कि नाराज लोगों ने निमिषा की विदेशी यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया पेजेस पर कमेंट्स की झड़ी लगा दी। इन कमेंट्स में एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी यूनिवर्सिटी से निमिषा को सस्पेंड करने की मांग भी इन तमाम ट्रोलर्स ने उठाई है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ देश के युवाओं के इस आक्रोश का तात्कालिक कारण है मई में नीट अंडर ग्रेजुएट का क्वेश्चन पेपर लीक होना। लेकिन क्या यह पहली बार है? नहीं, कई रिपोर्ट यह दावा करती हैं कि पिछले एक दशक में 150 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है, सवाल उस पूरे तंत्र का है जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ एक क्रूर मजाक कर रहा है। सुनिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज लीक तंत्र को लेकर किस तरीके से शिक्षा मंत्री पर हमला बोला। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान इज अ सिंबल एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड। नंबर टू, दैट symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. जब किसी के काम का विश्लेषण करना हो तो उसके भाषण नहीं, उसका बजट देखना चाहिए, उसका काम देखना चाहिए। बजट से दरअसल ये पता चलता है कि सरकार की नीयत क्या है और उसकी प्राथमिकताएं क्या है। जिस देश के युवा जंतर मंतर पर रोजगार और लीक प्रूफ एग्जाम सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, उस देश में शिक्षा और कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट पर सरकार अपनी तिजोरी से कितना पैसा निकाल रही है, आज ये तथ्य भी जानना जरूरी है। एक तरफ देश में नई नई योजनाएं बन रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एजुकेशन का बजट लगातार कम होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। आंकड़े कह रहे हैं 2014 में एनडीए की सरकार ने बड़े जोर शोर से कहा था कि एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी सरकार काम करेगी। इसके लिए एक अलग से मंत्रालय भी बनाया गया, लेकिन हकीकत के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। देखिएगा, पीछे देखिएगा मेरे साथ इस बड़ी वॉल पे क्या आंकड़े कह रहे हैं। बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? 2013-14 में जीडीपी का 4.6% शिक्षा पर जाता था। 18-19 में, यानी 19 के लोकसभा चुनाव के पहले ये घटकर 3.48 हो चुका था। 23-24 में 24 के कुल बजट की हिस्सेदारी है ये 4.6%, 3.48% और 23-24 में यानी 24 के चुनाव के पहले घटकर 2.7 हुई और आज की तारीख में 2.6 है। यानी बीते करीब 12 सालों में 4.6% से घटकर 2.6%। अगर हमारे देश में 100 रुपए का अमूमन अगर मान लीजिए बजट बनता है, तो जो पहले 4 रुपए 6 पैसे खर्च होते थे, वो घटकर शिक्षा पर अब 2 रुपए 6 पैसे ही खर्च हो रहे हैं। ये इस आंकड़े का मोटी मोटी भाषा में मतलब है। ये साफ कर देता है कि हम शिक्षा व्यवस्था पर कितना फोकस कर रहे हैं। इसीलिए अगले ग्राफिक्स पे चलेंगे। स्किल इंडिया को लेकर क्या काम चल रहा है। स्किल इंडिया जब बना तो 0.6% दिया गया 15-16 में। 18-19 में इसका बजट बढ़ा और ये 0.11% तक चला गया। उसके बाद देखिए इसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। 25-26 तक आते आते स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जो बजट है वो 0.05% है। यानी कितना कम बजट। आप स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ना स्किल डेवलपमेंट हो रहा है ना एजुकेशन पर खर्च हो रहा है। कुल मिलाकर हर जगह पर गिरावट देखी जा रही है और यही तो लोगों में, युवाओं में गुस्सा का कारण बना हुआ है। शिक्षा के बजट में लगातार गिरावट, चिंता युवाओं के बीच में कैसी चिंता है वो जरा सुनिए। हमारा जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी के हिसाब से कितना परसेंटेज एजुकेशन पे दिया जाता है, आपको इस बात को हाईलाइट करना चाहिए। आपने कहा कि और हर साल कम होता जा रहा है। एक तरफ देश के शिक्षा बजट में भारी गिरावट है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 साल में देश में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, जिससे बच्चों के एडमिशन में 2.26 करोड़ की कमी आई है। यानी इतने बच्चे अब कम पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में संख्या 14-15 में 11,07,000 से थी, जो 2024-25 में घटकर 10,13,000 छात्र हो गई।
सरकारी सहायता प्राप्त यानी गवर्नमेंट एडेड स्कूलों की संख्या भी 83,000 से घटकर 79,000 पे आ गई है। और इन्हीं 10 सालों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या 2,88,000 से बढ़कर 3,39,000 हो गई है। यानी प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल घट रहे हैं। युवा अगर गुस्सा नहीं होंगे तो क्या होंगे? इस वक्त मुझे 20वीं सदी के महान अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ की एक बात याद आ रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में भारत में अमेरिकी राजदूत रहे और वाजपेयी सरकार के दौरान देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित गैल्ब्रेथ ने कहा था, आधुनिक समाज भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वस्तुओं पर भारी निवेश तो करता है, लेकिन लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण पर बहुत कम खर्च करता है। गैल्ब्रेथ मानते थे कि असली समृद्धि लोगों में निवेश से आती है, ना कि सिर्फ चीजों में निवेश से। आज यही चिंता जंतर मंतर पर बैठे हर उस छात्र की, हर उस स्टूडेंट की है जिसके पास डिग्री तो है लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। अगर आज हमारे छात्रों को उनके भविष्य की गारंटी मिली होती तो शायद जंतर मंतर पर यह गुस्सा यूं नहीं फूटता। आज का छात्र सिर्फ एक परीक्षा पास कराने के लिए नहीं है, बल्कि अपने रोजगार और अपने सम्मान के लिए जंतर मंतर पर लड़ रहा है। मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया इस साल लास्ट ईयर 2 बार लगातार एसएससी जीडी का एग्जाम लीक हुआ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नॉट ओनली नीट, मैं क्लैट की स्टूडेंट हूँ, मैं क्लैट देने वाली हूँ। क्लैट का पेपर हर साल लीक होता है, जस्ट बिकॉज वो नोटिस में नहीं आता, उसको कोई उसके बारे में कोई डिबेट नहीं है। हर पेपर लीक होता है। अपना उल्लू सीधा करना है, अपने बच्चे को अब्रॉड पढ़ाना है और यहाँ पे सीट बुकिंग करके रख देनी है। सवाल शिक्षा पर है, सवाल पुलिस पर। यह सवाल इसलिए है कि छात्रों की पिटाई एक संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। अब इस पर बीजेपी के सहयोगी दल भी उसके बचाव में उतर गए। मुझे लगता है कि बच्चों पर लाठीचार्ज लेकिन हम लोगों ने भी आंदोलन किया है अनेक बार। पुलिस के तरफ से सहयोग भी होता है, लेकिन जब कोई लिमिट के बाहर जब आंदोलन करते जाते हैं तब पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज नहीं किया जाता है। तो जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ वो ठीक नहीं था। आप लोग भी इस बात से सहमत है कि वो बच्चे हैं, इस तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए? तो देखा नहीं है, देखा नहीं है इस पर जेडीयू के सांसद हैं राम और कर्पूरी ठाकुर साहब के सुपुत्र हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं। 2 दिन से दुनिया भर में तस्वीरें चल रही हैं पुलिस एट्रोसिटीज की, और माननीय मंत्री जी ने, ठाकुर साहब ने देखा तक नहीं। क्या कहूं मैं। बात करते हैं आज की अगली कहानी की, और अब बात करेंगे रामकाज की। रामकाज किने बीनू मोही कहाँ विश्राम। जब हनुमान जी लंका की ओर उड़ान भर रहे थे तो समुद्र के बीच मेनाक पर्वत ने विश्राम का लालच दिया, लेकिन हनुमान जी ने यह कहते हुए ठोकर मार दी थी क्योंकि उनका काम अधूरा था। सीता की खोज उस वक्त तक पूरी नहीं हुई थी। आज राम की नगरी अयोध्या में भी एक खोज को आगे बढ़ाया गया। ये खोज अशोक वाटिका की नहीं थी, ये खोज उस व्यवस्था की थी जिस पर करोड़ों राम भक्तों का भरोसा वापस पाना है। खोज राम मंदिर ट्रस्ट के नए स्थायी महासचिव की, खोज 2 नए ट्रस्टियों की जिनके पद अब खाली चल रहे हैं, खोज ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, साथ ही खोज चढ़ावे पर निगरानी की ऐसी व्यवस्था की जिसके चलते राम भक्तों का भरोसा फिर से मजबूत किया जा सके। आज अयोध्या के मणिराम दास छावनी में राम मंदिर ट्रस्ट की बहुत ही अहम दूसरी बैठक हुई इस पूरे विवाद के बाद, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। ट्रस्ट के सीईओ का चयन 1 महीने के बाद किया जाएगा। ट्रस्ट के लिए एक प्रवक्ता नियुक्त किया जाएगा। गोविंद देव गिरी की अध्यक्षता में एक नई धार्मिक समिति बना दी गई है। 5 संतों को राम मंदिर के संपूर्ण धार्मिक कार्य सौंपे गए हैं। वित्त समिति को बैंकों के साथ प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। जरूरत के मुताबिक एसओपी में बदलाव करने को भी कहा गया है। ट्रस्ट ने पहली बार आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया है। ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के भविष्य को लेकर भी चर्चा की गई। इस वक्त ट्रस्ट में 8 स्थायी सदस्य और 4 पदेन सदस्य हैं। ये वो तस्वीर है जो इस वक्त मेंबर हैं। वहीं 3 अहम पद खाली हैं। ट्रस्ट के स्थायी महासचिव चंपत राय के इस्तीफे के बाद 11 जुलाई की बैठक में ट्रस्टी कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया था, लेकिन अब स्थायी महासचिव के नाम पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। आगे कृष्ण मोहन ही बने रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा, इस पर आज कोई फैसला नहीं हुआ है। ट्रस्ट की ओर से नियमित महासचिव को लेकर आज कोई भी औपचारिक घोषणा फिलहाल नहीं की गई। वहीं ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे और ट्रस्टी विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन के बाद 2 और पद रिक्त हैं, यानी कुल 3 खाली पदों पर
नए चेहरों की एंट्री होनी है, लेकिन इस पर भी आज कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। बताया गया कि ट्रस्ट में खाली पड़े ट्रस्टी पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इस पर अंतिम फैसला होने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। जितनी भी जगह है आप सबको मालूम है, ये विचाराधीन है, ये भी आपके सामने बता चुके हैं। इसके बाद में जब कोई आएगा निर्णय आपके समक्ष आ जाएगा। ये तो ट्रस्ट निर्णय करता है कि किसको कौन न्यासी आएगा, इसका ट्रस्ट निर्णय करेगा। सबसे अहम फैसला राम मंदिर के धार्मिक व्यवस्था को लेकर किया गया। ट्रस्ट ने धार्मिक समिति का पुनर्गठन करते हुए मंदिर के पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक परंपराओं की निगरानी की जिम्मेदारी अब अयोध्या के संतों को सौंप दी है। नई धार्मिक समिति में अयोध्या के 5 संतों को शामिल किया गया है, जबकि ट्रस्ट के 4 सदस्य भी इसका हिस्सा होंगे। यानी कुल 9 सदस्यों की यह समिति मंदिर की धार्मिक व्यवस्था को देखेगी। इसमें अयोध्या के 5 संत और ट्रस्ट के 4 मेंबर्स होंगे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये धार्मिक समिति जो बनी है उसमें अयोध्या से 5 नाम हैं। पहला, पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज मणिराम छावनी से, स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज राम कथा कुंज, स्वामी श्री राजकुमार दास जी महाराज रमा वल्लभा कुंज, स्वामी श्री मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज और हमारे स्वामी श्री दिनेंद्र दास जी महाराज निर्मोही अखाड़े के, ये न्यास में भी हैं और अयोध्या के हैं। इसलिए ये अयोध्या के 5 संत, इसके पश्चात यहाँ की सारी धार्मिक क्रियाकलापों के अधिकारी होंगे। ट्रस्ट डीड का नियम है कि समितियाँ कितनी भी बने उसका अध्यक्ष न्यासी होना चाहिए। इसके कारण ये इस समिति के अध्यक्ष का दायित्व सबने मिलकर के मुझे प्रदान किया है। ट्रस्ट की तरफ से यह भी बताया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। ट्रस्ट ने 13 जुलाई को इस पद के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन देने की आखिरी तारीख 18 जुलाई थी। सीईओ के एक पद के लिए 5,500 से भी अधिक लोगों ने अपने फॉर्म भरे हैं। ऐसे में चयन समिति ने भी सभी आवेदनों की जांच के लिए 1 और महीने का समय और मांगा है, जिसे ट्रस्ट ने आज मंजूरी दे दी। हालांकि इस बीच कामकाज पर असर ना पड़े, इसीलिए एक सचिव की नियुक्ति करने का फैसला भी लिया गया है। अब आप विचार कीजिए स्वयं कि यदि 3 लोगों की समिति को 5,200 आवेदनों का कुछ भी थोड़ा थोड़ा देखना भी होगा, इवैल्यूएट करना होगा, तो कुछ समय लगेगा कि नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि हमें 1 महीना और दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इतने आवेदन आ जाएंगे, तो किसी पर अन्याय भी नहीं होना चाहिए, इसलिए इतना ध्यान नहीं दीजिए। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि हाल के दिनों में मंदिरों को लेकर कई तरह के आरोप और विवाद सामने आए हैं, लेकिन उनका असर श्रद्धालुओं की आस्था पर नहीं पड़ा है। ट्रस्ट के मुताबिक रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले की ही तरह बनी हुई है, जो करोड़ों राम भक्तों के अटूट विश्वास का प्रमाण भी है। लेकिन इसी अयोध्या से जुड़ा एक और विवाद भी आजकल चर्चा में है, और वो विवाद है हनुमानगढ़ी में कथित नमाज को लेकर। वैसे तो ये काफी पुराना विवाद है, लेकिन उसे हवा उस वक्त मिली थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक बयान दिया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, यानी जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उस दौरान नमाज का आयोजन करवाया गया। इसके बाद संत समाज से लेकर नेताओं तक के अलग अलग दावे सामने आए। 6 बार सांसद रहे बीजेपी के बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह ने पहले योगी आदित्यनाथ अपने ही मुख्यमंत्री की बात को काटा, लेकिन विवाद बढ़ा तो अब नई सफाई दे रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को आप 3 बयानों को एक साथ सुनकर समझ सकते हैं कि पहले योगी ने क्या कहा, फिर बृजभूषण शरण सिंह ने उस बयान पर क्या प्रतिक्रिया में पहले कहा, और फिर कैसे अब यू टर्न ले लिया। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? आज हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने की बात आ रही है, जिसको मैंने सिरे से नकार दिया। अब अस्तस्तामा हतो नरो या कुंजरो, अब एक तरीके से मुख्यमंत्री जी का भी बयान सही है। इसके बाद जो पूज्य संतों ने बयान दिया है, अयोध्या के पूज्य संतों ने बयान दिया है, उनका भी बयान सही है।
और हमारा भी बयान सही है। और मैंने यही कहा था कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन अच्छा होता कि अगर दूसरी लाइन मैं ये कह देता कि 52 बीघे के परिसर में पढ़ी गई तो शायद इतना जो है बवाल या इतना इस मामले को उछाला ना गया होता। मुख्यमंत्री जी की बात काटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसी मेरी कोई भावना नहीं थी। ब्रजभूषण शरण सिंह का बदला हुआ बयान अब सिर्फ इतिहास का नहीं, सियासत का भी विषय बन गया है। पहले साफ कहा कि हनुमानगढ़ी में नमाज कभी नहीं पढ़ी गई और फिर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही हैं, लेकिन नमाज सीढ़ियों पर नहीं 52 बीघा परिसर में पढ़ी गई थी। मुख्यमंत्री तो साफ कह रहे थे कि सीढ़ियों पर पढ़ी गई, यानी बयान बदला लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ तथ्यों का स्पष्टीकरण है या फिर राजनीति की मजबूरी है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का परिवार आज भी सक्रिय राजनीति में है। एक बेटा लोकसभा में है, दूसरा विधानसभा में, दोनों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके प्रत्याशी हैं और 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव अब बहुत करीब आ गया है। उतना ही हर बयान का राजनीतिक वजन भी बढ़ेगा और ऐसे में यह भी हो सकता है कि अगर उस तरह की बयानबाजी करते रहे तो उनके बेटे के सियासी भविष्य कहीं पार्टी में खराब ना हो जाए। आज बात करेंगे पब्लिक व्यूज की, मेरे फेवरेट सेगमेंट की। कांग्रेस पार्टी का जो विवाद चल रहा है उसको लेकर विवेक पांडे साहब लिखते हैं, काला रंग असहमति और विरोध का प्रतीक है। छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस देर से ही सही मगर जागी तो सही, संवाद करके समाधान निकालना सरकार के साथ विपक्ष की भी अब जिम्मेदारी है। एक और पब्लिक व्यू है एजुकेशन के मामले को लेकर राघव कृष्णा का, युवा शिक्षित होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। शिक्षा में व्यापक सुधार सरकार और विपक्ष दोनों के साझे प्रयास से होगा। देशव्यापी और समान नीति बननी चाहिए। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। मुलाकात कल होगी। शुभ रात्रि।